कहते हैं कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और पेशेवर बुद्धि आपकी बेहतर है तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप धनी बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे की सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो आपके पास वित्तीय बुद्धि होना भी जरूरी है। जब वित्तीय बुद्धि की बात होती है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का मानना है कि सर्वे कहता है, जब वित्तीय बुद्धि की बात होती है तो उससे पहले एक सर्वे के बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि सर्वे कहता है, इतिहास गवाह है कि जो लोग गरीब हैं उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनकी आयु तीनों ही कम होती है। यानी कि वो कम शिक्षित भी होते हैं, वो कम उम्र में दुनिया भी छोड़ देते हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जीवन भर वो परेशान रहते हैं। जब वित्तीय बुद्धि के उपयोग से जीवन में धन की समस्या के समाधान करने की बात आती है तो फाइनेंशियल आईक्यू में 5 आईक्यू की बात करते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। सबसे पहला आईक्यू है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। जितना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं उतना ज्यादा आप अमीर और धनी बनेंगे। जी हाँ, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की। अमीर बनने से पैसे की समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, या उल्टा कहें कि अगर अमीर बनना है तो पैसे की समस्या को सुलझाना ही पड़ेगा। तो ये है फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। दूसरा इंपॉर्टेंट आईक्यू है धन की रक्षा करना। जो आपने कमाया है, जो आपने अर्न किया है, इतनी मेहनत से कमा के लेके आए हैं, उसकी रक्षा करना। दुनिया में पग पग पर लुटेरे बैठे हुए हैं। अब लुटेरे होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही कुछ बुरे लोग ही आपका पैसा ले जाएंगे, चोर डाकू ही आपके पैसा उठा के ले जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमेशा बदमाश लोग ही आपके पैसे ले जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कानूनी तौर से आपसे पैसे लेके चले जाते हैं। जैसे आप डिफरेंट तरीके के टैक्स भरते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप एडिशनल टैक्स भरते हैं। आप फास्ट फूड खाते हैं, एडिशनल टैक्स भरते हैं। आप मेहनत से कमाते हैं, नौकरी करते हैं, आप उसके लिए टैक्स पे करते हैं। आप सर्विस टैक्स देते हैं, आप सेल्स टैक्स देते हैं, और पता नहीं कितने तरह के टैक्स देते हैं। अभी नया टैक्स आ गया है, जीएसटी भी आ गया, जो हर चीज के ऊपर लगता है। तो ये टैक्सेस भी एक तरीके से हमारे पैसे की चोरी है। मतलब हम जो मेहनत से कमाते हैं वो पैसा सरकार किसी न किसी तरीके से ले लेती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए टैक्स के खिलाफ हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि टैक्स गलत है। बिल्कुल टैक्स जरूरी है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बोल रहा था। बट एट द सेम टाइम हमारे अंदर वो फाइनेंशियल आईक्यू होनी चाहिए जिसके हेल्प से कम टैक्स पे करें या अधिक से अधिक पैसा बचा सकें। यानी अपने धन की रक्षा करना, उससे बचाना फाइनेंशियल आईक्यू का उदाहरण माना जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपए कमाते हैं और 50,000 रुपए में से आप 30,000 रुपए का खर्च करते हैं और 20,000 रुपए किसी तरीके से बचा लेते हैं और बाकी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, 1 लाख रुपए कमाता है और वह 90,000 रुपए खर्च करता है, सिर्फ 10,000 रुपए बचा पाता है। तो देखा जाए, अगर आम लोगों की निगाहों से देखा जाए तो 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति ज्यादा धनी माना जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू कहता है कि अगर आप 50,000 रुपए कमा के 20,000 रुपए बचा लेते हैं तो आप ज्यादा धनी हैं। इस पे अलग अलग तरह की बहस हो सकती है, अपने तर्क हो सकते हैं। लोग ऐसा तर्क दे सकते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा धनी है। लेकिन अंत में आप कितना पैसे की रक्षा कर पाते हैं और उस रक्षित पैसे से और कितना पैसा बना पाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है आपके वित्तीय बजट को बनाना। आप जो फाइनेंस है आपका, जो पैसे कमाते हैं, जो आप कमा के कड़ी मेहनत से लेके अपने घर में आते हैं, उस आय के बाद जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसका एक बैलेंस शीट होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो अपने आय से कम खर्च करता है, व्यय नीचे है और आय ज्यादा है, यानी कि सरप्लस बजट है, वो व्यक्ति धनी बन सकता है। अब वो मात्रा आपको डिसाइड करनी है। अब फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि सब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, तो जितना ज्यादा पैसे कमाएंगे, और फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2 में जितना पैसा बचाएंगे, और फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 3 में जितना ज्यादा अपना बजट सरप्लस करेंगे। अब बजट सरप्लस करने का मतलब है कि आपकी आय ज्यादा हो और व्यय कम हो। अब व्यय जो है आपका खर्च है, उसको कैसे आप मैनेज करें कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च हो, यानी बचत ज्यादा हो।
तो दो तरह की चीजें होगी, एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना भी है और फिर फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 3 में आपको व्यय भी कम करना है। तो आप धनी बनने की राह में आगे बढ़ते हैं और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते चले जाते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4 में बेसिकली रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि आपके पास जो मनी बचा, आपने एक बैलेंस शीट तैयार करी, आपका सरप्लस बजट हुआ, सरप्लस बजट के बाद जो पैसा आपका बचता है उसका लेवरेजिंग कितना करते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, आप किन जगहों पे उसको यूज करते हैं। अब देखिए तरीका क्या है कि आपने पैसे बचाए, आपने 1 लाख रुपए कमाया, 10,000 रुपए बचाए, 10,000 रुपए को आप अगले महीने आप टूर में चले गए, खर्च कर दिया, ये भी ठीक है। आप अपने फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए, अपने जीवन को थोड़ा ज्यादा रंगीन बनाने के लिए आप घूमने जाते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या यह सही फाइनेंशियल नीति है, क्या यह सही इन्वेस्टमेंट है? अब अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन धनी बनने की राह में यह तर्क है कि नहीं, यह सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो 10,000 रुपए बचे आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करने चाहिए कि वो 10,000 आपको कुछ पैसा बना के दे, कुछ नहीं हो। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, कुछ लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, कुछ लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, अलग अलग तरह की सलाह है। तो अभी सलाहकार वाला मामला हम फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम 4 में डिस्कस करते हैं कि आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें। अब ये इन्वेस्टमेंट आपको तय करना है कि आपके बचत का कितना प्रतिशत हिस्सा आप कहाँ लगाना चाहते हैं। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक फाइनेंशियल आईक्यू है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अब कुछ लोगों का मानना है कि खूब सारा पैसा कमाने के लिए आपको हाई रिस्क लेना पड़ता है, जरूरी नहीं है, लो रिस्क पे भी आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे गाँव में, शहरों में, काफी समय से चलता आ रहा है कि लोग अपने पैसा का एक बड़ा हिस्सा सोने में खर्च करते हैं, सोना खरीद लेते हैं, सोने की जेवर खरीद ली, सोने का बिस्किट खरीद लिया, घर में सोना जमा कर रहे हैं। और सोना सदियों से सही रूप में एक्चुअली धन माना जाता है। बाकी तो अभी करेंसीज हैं, नोट आ गए हैं, वो नोट चलायमान है, यहाँ से वहां चलता रहता है, सोना नहीं चलता मार्केट में। आप मार्केट में सोना लेके जाएंगे और कुछ खरीद नहीं ला सकते। हाँ, सोना को बेच के उससे पैसा लेके पैसे कुछ खरीद सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सोने से कुछ नहीं खरीद सकते। तो सोना सही मायनों में एक धन है, आप उस सोने में इन्वेस्ट करके भी आप कुछ समय में पैसा बना सकते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, अगर उस पर डिस्कस करना है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं, आने वाले समय में भी वो उन पे वीडियोस दूंगा आपको। बट मैं फिलहाल ये कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट, लेवरेजिंग ऑफ योर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको किस तरीके से आप उसको इन्वेस्ट करते हैं कि आप अधिक से अधिक उसका मुनाफा कमा सकें। मान लीजिए कि जो पैसे आपने लगाए हैं उससे कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक में छोड़ देते हैं, और सेविंग बैंक भी अगर आपको 2% 3% का इंटरेस्ट रेट देता है तो वो भी रिटर्न है। आप उसको एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, 5% 6% 7% का रिटर्न आता है आपके पास, तो वो भी एक तरह का बेनिफिट है, कहीं ना कहीं वो पैसा बढ़ा रहा है। आप उसको, कुछ लोग मुद्रास्फीति यानी कि समय के साथ जो अवमूल्यन होता है पैसे का, उससे कंपेयर करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या आप अपने पैसे को बना पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए सही जगह पे इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4 की बात होती है। अब फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5 कहता है कि क्या आपके पास धन का ज्ञान है। अब धन का ज्ञान होने का क्या मतलब है, आपके पास नॉलेज कितनी है। अब आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं आपका काम करने के लिए, अकाउंटेंट होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। ये आप पैसे दे के, पैसे के बदले वो एक्सपर्टीज खरीदते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ मैनेजिंग योर अकाउंट्स। बट एट द सेम टाइम आप एज अ पर्सन, जब अगर धनी बनना चाहते हैं, लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं और उन पैसों को बना के और बड़ा करना चाहते हैं, तो वो नॉलेज आपको खुद भी गैदर करनी पड़ेगी, आपको खुद भी सीखना पड़ेगा। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5 के हिसाब से आपको उन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की खुद की कितनी समझ है। हर समय आप सलाहकार के भरोसे नहीं रह सकते। जरूरी नहीं कि जो सलाहकार आपने नियुक्त किया है वो हर समय परफेक्ट रिजल्ट लेके आएगा। अगर मान लीजिए आपने किसी एडवाइजर को पैसे दिए, आपने बोला ये पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दो, और उसने बोला कि हाँ 13 से 14% का आपको रिटर्न दिला दूंगा। आप उससे पहला सवाल ये पूछिए कि क्या गारंटी वो लेते हैं कि 14% रिटर्न दिलाएंगे, क्या वो गारंटी लेते हैं 13% रिटर्न दिलाएंगे? तो उनका आंसर होगा ना। और इस वीडियो में
मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी भी यही कहते हैं। वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि उनके एडवाइस से कोई व्यक्ति अमीर हो ही जाएगा, बट वो ये कहते हैं कि आपको अपनी नॉलेज खुद बढ़ानी पड़ेगी। आप किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते। किसी और के भरोसे रहेंगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो हर समय सही रिजल्ट देगा और विद गारंटी देगा। गारंटी शायद कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आपका खुद का नॉलेज एनहांस होता है, आप खुद के फिनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं, पैसे की समझ को बढ़ाते हैं, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे आपके पास वो तजुर्बा होगा, वो एक्सपीरियंस होगा, वो नॉलेज होगा, जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा पाएंगे। एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल IQ नंबर 5। पैसे की समझ होना, उसकी नॉलेज होना, उसकी जानकारी होना।